नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा, भारतीय संसद द्वारा 2024 में जितने भी संशोधन विधेयक अधिनियम लाए गए, जितने भी एक्ट बिल पारित करके उनको अधिनियम बनाया गया है, उन तमाम महत्वपूर्ण जितने जो संशोधन विधेयक है, उन अधिनियम विधेयकों की बात करेंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष संविधान संशोधन लाया गया है, उसकी चर्चा करेंगे। हम भारतीय न्याय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, साक्ष्य अधिनियम, उनके भी चर्चा करेंगे। दूर संचार से संबंधित अधिनियम जो लाए गए, उन पर भी चर्चा करेंगे। उनकी सबसे पहली बात तो ये रहेगी, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बनने वाले, उन प्रश्नों पर चर्चा करते हुए हम महत्वपूर्ण तथ्यों के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं। पहला प्रश्न अपने लिए दिया है, जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां संशोधन अधिनियम 2024। याद रखना, जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय विधियां संशोधन अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्रमुख रूप से किन कानूनों में संशोधन किया गया। याद रखना, 2024 में जम्मू कश्मीर में संविधान में संशोधन करने के लिए बिल लाए गए, और उन बिलों की अगर हम बात करें तो कौन से अधिनियम है जिसमें संशोधन किया गया। तो याद रख, एक तो पहली बात तो यह है कि ये स्थानीय निकाय से संबंधित है। इसके तहत संशोधन किया गया है। जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम जो 1989 का था, उसमें संशोधन किया गया। जम्मू कश्मीर नगर पालिका अधिनियम जो 2002 में है, उसमें संशोधन किया गया। जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000, उसमें भी संशोधन किया गया। यानी तीनों उपयुक्त सभी, यानी तीनों अधिनियम में पहले से जो पारित थे, उनमें संशोधन करके नया अधिनियम लेकर आए, संशोधन अधिनियम लेकर आए 2024 के नाम से। आइए इसके कुछ प्रावधान जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां संशोधन अधिनियम 2024, यानी मैं एक चीज बात करूं तो आप अगर अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी मैं हर लेवल के एग्जाम की बात करूं, यहां से प्रश्न बहुत अच्छे बनेंगे। आपके सामान्य जानकारी के लिए भी ये अधिनियम जानकारी आपको होना आवश्यक है। जैसे हम मान लो कि यूपीएससी, किसी भी संघ राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में किसी भी प्रकार की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें से क्वेश्चन 100% चांस रहेंगे। जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकायों की संरचना और उनके संचालन सुधारने के लिए ये विधेयक पारित किया गया। पहली बात तो स्थानीय संरचना यानी स्थानीय निकायों में बदलाव के लिए प्रमुख कानून संशोधन, एक तो पंचायती राज एक्ट 1989 में संशोधन किया गया, नगरपालिका अधिनियम 2000 में संशोधन किया गया, जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 में इसके तहत संशोधन किया गया। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है जो इसमें शामिल की गई, उसकी अगर हम चर्चा करें तो इसमें ओबीसी वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जो पहले मैं एक चीज बताऊं कि धारा 370, अनुच्छेद 370 लागू था, तो इसमें आरक्षण के प्रावधान बहुत सारे कम लागू थे, यानी महिला आरक्षण वगैरह नहीं था, ओबीसी आरक्षण, एससी एसटी आरक्षण वगैरह इसमें शामिल नहीं था। तीन अधिनियमों के तहत जम्मू कश्मीर कुछ संस्थाओं में सीटें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एसटी के लिए आरक्षित है। ये संस्थाएं जैसे पंचायतें, नगर पालिकाएं, नगर निगम, ब्लॉक विकास परिषद, जिला विकास परिषद, इसमें ये आरक्षित है सीटें। ठीक है, आरक्षित सीटें संबंधित संस्था द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में इन समूह की आबादी के अनुपात में है। एसी 1/3 सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षित है। याद रखना, जम्मू कश्मीर में इसमें महिला आरक्षण की भी बात की गई, ओबीसी आरक्षण के लिए भी प्रावधान किया गया, और एससी एसटी के लिए भी सीटें निर्धारित है इसमें। ठीक है, ओबीसी आरक्षण, ओबीसी समूह जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा कमजोर और वंचित रूप से अधिसूचित किया गया, उस वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान। ये जम्मू कश्मीर के स्थानीय निकायों की संरचनाओं को बेहतर और लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। इसके जरिए राज्य में सामाजिक आर्थिक समृद्धि के लिए अधिक सशक्त स्थानीय प्रशासन की आवश्यकताओं को पहचाना गया है। इसके माध्यम से यह कार्य किया गया। दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि सार्वजनिक परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, सेंट्रल एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न बनने और बना है, अभी जीडी वगैरह में पूछे गए प्रश्न। अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2000 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यानी सार्वजनिक परीक्षा अनुचित, या जैसे मैं सीधी बात करूं तो नकल या नकल से संबंधित जितने भी प्रावधान या जो भी प्रयास इसमें किए जाते हैं, अगर नकल करते हुए, प्रयास से नकल कराते हुए कोई संस्था या व्यक्ति इसमें पकड़ा जाता है या ऐसी स्थिति में उसकी सजा के प्रावधान का उल्लेख किया गया।
इसके तहत अनुचित सहायता में लिप्त सेवा प्रदाता या उनके कर्मचारी को भी दंडित किए जाने का प्रावधान है। सेवा प्रदाता का मतलब नकल कराने वाले संस्था या कोई मान लो जहां सेंटर आता है तो सेंटर वाले या कर्मचारी वगैरह इसमें शामिल है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत तरीके से नकल या धोखाधड़ी करता है तो उसे 3 से 5 साल की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। यानी इस प्रकार से नकल या धोखाधड़ी करता है तो 3 साल से 5 साल तक की सजा और जुर्माना की बात है। यानी कथन पहला भी सही है, कथन दूसरा भी सही है, तो उपयुक्त दोनों कथन इसमें क्या है, सही। आइए थोड़ा प्रावधान के बारे में जान लेते हैं। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम साधनों की रोकथाम के लिए अधिनियम एक ये महत्वपूर्ण विधेयक है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बढ़ाना। पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता, जो भरोसा है। आपको याद होगा कि अभी एनटीए ने जो एग्जाम करवाया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो एग्जाम करवाया था, एक तो आपको अच्छे से याद है नीट एग्जाम हुआ था और एक आपको याद है एनईटी नेट एग्जाम हुआ था। नीट और नेट दोनों के पेपर आउट हुए थे और पेपर ऑनलाइन थे। ऑनलाइन होने की वजह से समय से पहले कुछ सेंटरों पर आउट हो गए, तो सरकार को ये कदम उठाना पड़ा क्योंकि सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी एनटीए है। ये तो नेट करवाती है, नीट तो रद्द नहीं करा पाए थे, जहां सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी मामला, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च स्तरीय जांच का प्रावधान दिया था, लेकिन नेट इसमें जो रद्द हो गई थी, ऑफलाइन भी इसमें करवाई गई थी, इसकी वजह से सरकार को ये एक्शन लेना पड़ा। और राजस्थान से जुड़े हुए तो राजस्थान तो हर मान लो की सरकारें जब भी आती है, जो भी आती है, इस मामले में हर सरकार के समय पेपर आउट के रिकॉर्ड रहे हैं। ये परीक्षा में नकल और अन्य अनैतिक तरीके को रोकने के लिए बनाए गए उपायों को विस्तार करता है। सार्वजनिक परीक्षा की प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट, कुशल और अवैध तरीकों से मुक्त बनाने का प्रयास किया गया। कानून सरकार ने बनाए, इस प्रकार के प्रयास इसमें किए गए। मुख्य उद्देश्य इसमें क्या है, इसमें पारदर्शिता, निष्पक्षता, और विश्वसनीयता है। पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता। ठीक है। नकल रोकने के उपाय इसके माध्यम से किए गए। सेवा प्रदाताओं पर शिकंजा कसने का प्रयास है, इसमें भारी जुर्माने की बात इसमें की गई है और 3 से 5 साल की सजा का भी इसमें प्रावधान किया है। तो अवैध गतिविधियों पर प्रतिबंध, इस प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाए। पुनरावलोकन और निगरानी, इस प्रकार की घटनाओं का पुनरावलोकन और इस बात का पूर्ण रूप से निगरानी करें। कड़ी सजा, यहाँ 3 से 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। सेवा प्रदाताओं पर दंड का प्रावधान इसके तहत किया गया है। प्रभाव क्या पड़ेगा इसमें, वही है कि सार्वजनिक जो परीक्षाएं होती है वो एक निष्पक्ष तरीके से हो जाएगी। लोगों का भरोसा होना चाहिए कि एग्जाम हो रहे हैं वो निष्पक्ष हो रहे हैं। अगर पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं, कोई भी जो भी इसमें संस्था लिप्त है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो सीधी सी बात है कि ये घटनाएं क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, बार बार होगी। इस प्रकार की घटनाओं में अगर रोक के तो लोगों में विश्वास बढ़ेगा, एग्जाम के प्रति, सरकार के प्रति भरोसा बढ़ेगा। लेकिन अगर ये नहीं रुके तो ऐसी स्थिति में परीक्षा के परिणाम अधिक विश्वसनीय नहीं हो सकते और ऐसी स्थिति में विश्वसनीय करने का प्रयास इसमें है। समान अवसर मिलेगा। पेपर लीक से क्या होता है, जो लोग मान लो कि इसमें लिप्त होते हैं उनके मेरिट तो हाई चले जाते हैं, बाकी लोग इसमें पिछड़ जाते हैं। इसके माध्यम से नकल और धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे परीक्षा में अनुशासन बना रहेगा। परीक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता और मान्यता में वृद्धि होगी, जिससे छात्रों और शैक्षिक शिक्षाओं संस्थाओं के प्रति विश्वास है वो मजबूत होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एनसीआर दिल्ली की बात हो रही है। शासन संशोधन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार किसके संदर्भ में करना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2023 आया था और उसके तहत कुछ कथन इसमें दिए गए। एक तो है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना, सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। इस एक्ट के तहत सिविल सेवा प्राधिकरण है उसकी स्थापना की बात इसमें की गई। इसके अंतर्गत उपराज्यपाल, जिसको लेफ्टिनेंट जनरल को कह सकते हैं, एलजी,
को अतिरिक्त अधिकार यानी शक्तियां दी गई। बिल्कुल दोनों कथन इसमें सत्य है कि अधिकार भी दिए गए, और सिविल सेवा प्राधिकरण इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो अधिकारी है उनको मैनेज करने के लिए इस प्राधिकरण की स्थापना की गई है। यानी मैं सीधे तौर पे बात करें तो दिल्ली सरकार जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसको केंद्र सरकार कैसे नियंत्रित करके इस प्रकार का ये बिल लाया गया है। तो कथन एक और दोनों सत्य है, पहली बात तो ये। आगे इसमें प्रावधान की थोड़ी सी बात करें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन संशोधन अधिनियम 2023 1991 के दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम में संशोधन करता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य दिल्ली सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण को केंद्रीकृत करना और उपराज्यपाल को अतिरिक्त अधिकार देना। यह सबसे महत्वपूर्ण लाइन है इस संशोधन अधिनियम 2003 की। इसमें एक तो क्या है, मान लो कि दिल्ली सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था यानी जो प्रशासनिक अधिकारी है, हालांकि एक चीज हम कह सकते हैं कि जो आईएएस अधिकारी वगैरह होते हैं उनकी नियुक्ति यानी उस क्षेत्र में नियुक्ति करना होता है भारत सरकार का कार्य। भारत सरकार की नियुक्ति के बाद में एक प्रावधान यह आया था, पिछली मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला यहाँ पर यह दिया था कि प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति है यहाँ से दिल्ली यानी यूपीएससी द्वारा एक बार में केंद्र सरकार द्वारा उस केंद्र शासित प्रदेश या उस राज्य में की जा सकती है। उसके बाद में उन अधिकारियों को ट्रांसफर करने का अधिकार वहां पर चुनी हुई सरकार जो होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, उसके सरकार के पास में ये होना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान दिया था कि अपने फैसले में विवाद में ये कहा था कि सरकार जो चुनी गई है तो चुनी हुई सरकार के पास ये अधिकार होना चाहिए कि प्रशासनिक व्यवस्था को किस प्रकार से नियंत्रित करें। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रभाव को सुप्रीम कोर्ट ने यह थोड़ा कम कर दिया था, यानी उसमें एलजी वगैरह हस्तक्षेप और केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करे। इसी के विरोध में हाल ही में 2023 में ये बिल लाया गया, फिर उसके बाद में केंद्र सरकार द्वारा यहाँ की व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार का बिल लाया गया। और इस बिल का उद्देश्य क्या था, प्रशासनिक नियंत्रण को केंद्रीकृत करना। केंद्रीकृत करने का मतलब हो गया कि दिल्ली सरकार अपने अधीन करने का प्रयास करे और उपराज्यपाल के अतिरिक्त इसमें अधिकार देना। इसका मतलब हो गया कि इन प्रशासनिक अधिकारियों को नियंत्रित करने के लिए एक सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करेंगे। सिविल सेवा प्राधिकरण उसमें क्या होगा, अपनी राय देगा। उस राय के विरुद्ध अगर जाते हैं तो उपराज्यपाल उस प्रतिक्रिया पर मना करने का अधिकार होगा। यानी उस राय के विरुद्ध दिल्ली सरकार जा नहीं सकती। इसका मतलब दिल्ली सरकार के जो नियंत्रण और शक्तियां और अधिकार है उसको क्या किया जा रहा है, इसमें सीमित करने का प्रयास इसमें किया जा रहा है। एक तरफ से हम करें तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के प्रति ये एक नकारात्मक विचार हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि इसमें देखो मुख्य बिंदु और मुख्य प्रावधान क्या है। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण इसके तहत स्थापित करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की बात जो दिल्ली के ग्रुप ए अधिकारियों के स्थानांतरण, पद स्थापन, अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन की सिफारिश करेंगे। सारे काम यही करेंगे। ठीक है, उपराज्यपाल के अधिकार, उपराज्यपाल को अतिरिक्त अधिकार दिए गए। अब एलजी की मंजूरी की अनिवार्य होगी। अब एलजी यानी उपराज्यपाल की जो मंजूरी है वो इन कार्यों में अनिवार्य होगी, खासकर जब प्राधिकरण की सिफारिशों का असहमति हो। यानी ये मना कर दे तो एलजी की इसमें परमिशन अनिवार्य होगी। और ये प्राधिकरण कौन गठित कर रहा है, केंद्र सरकार कर रही है। एलजी किसका प्रतिनिधि होता है, केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, तो दोनों चारों ओर से दिल्ली को कंट्रोल करने का काम है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, ध्यान रखना, वहां पर चुनी हुई सरकार अपना कार्य करती है, लेकिन चुनी हुई सरकार पर दबाव किसका रखा गया है, केंद्र सरकार का रखा गया है इसमें। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में एलजी को अकेले निर्णय लेने का अधिकार होगा, जैसे कि दिल्ली विधानसभा का समन। यानी एलजी का मतलब होता है कुछ निर्णय स्वतंत्र दिए गए जो पहले से भी एलजी के पास में रहते थे। विधानसभा का समन, स्थगन और भंग करना, यानी विधानसभा का जो सत्र है उसको बुलाना, उसको स्थगित करना इस सत्र को, और समय से पहले विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास में, तो लोकसभा एलजी यानी उपराज्यपाल के पास में दिया गया है। नियुक्तियों और सेवा शर्तें, समूह ए और बी के अधिकारियों की नियुक्तियां केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा की जाएगी। नियुक्तियां यूपीएससी करती है। ठीक है, जबकि समूह सी की नियुक्तियां हैं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड करेंगे। सी की जो नियुक्तियां होती है प्रशासनिक अधिकारी, जैसे हम कह सकते हैं कि बाकी राज्यों में जैसे एसटीएम वगैरह आरएस वगैरह होते हैं, उस प्रकार के अधिकारी इसमें होते हैं। ठीक है, राजस्थान में आरएस होते हैं, अन्य स्टेट में राज्य प्रशासनिक सेवा में इसमें कह सकते हैं इसके लेवल के चयन वहां के जो चयन बोर्ड है उसके द्वारा ये की जाएगी। ठीक है, मंत्रियों द्वारा मामलों का निपटान दिल्ली सरकार के मंत्री अब
अपने विभागों के मामलों का निपटान करने के लिए स्थायी आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में एलजी से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी विभागों से संबंधित बात करें तो दिल्ली सरकार के मंत्री अब अपने विभागों के मामलों का निपटान है वो स्थायी आदेश यानी खुद के आदेश पर कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ मामलों में अनुमोदन किसका आवश्यक होता है, तो कुछ महत्वपूर्ण अनुमोदन है उनके मंत्रियों को भी लेना होता है। प्रभाव क्या पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण चीज है। दिल्ली सरकार प्रशासन पर केंद्रीय सरकार का अधिक नियंत्रण स्थापित हो जाएगा इससे। ये केंद्रीय सरकार को दिल्ली के अधिकारियों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार देता है, जिससे दिल्ली सरकार की स्वायत्ता प्रभावित होगी। सबसे खास बात है कि दिल्ली सरकार की जो स्वायत्ता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित इससे होगी। ठीक है, दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद और सचिवालय को केंद्र के निर्देशों से अधिक प्रभावित किया जाएगा। अब तो देखो मंत्रिपरिषद पूर्ण रूप से प्रभावित हो रही है, सचिवालय प्रशासनिक अधिकारी, तो इसका मतलब प्रशासन में बचता है क्या, ये सारी चीजें प्रभावित हो रही है इससे। ठीक है, सेम आपको याद हो तो इसी प्रकार से मान लो कि जैसे संविधान संशोधन विधि विधि संविधान संशोधन में आएगा नहीं आएगा, मान लो कि विधि हर प्रकार से किस प्रकार की किस प्रक्रिया में, यानी विधि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 13 इस प्रकार की प्रतिक्रिया अगर आपको याद हो तो इंदिरा गांधी के समय हुई थी, और इंदिरा गांधी ने भी क्या किया था, कोर्ट के विरुद्ध अपने विधि अधिनियम बनाए थे। सेम प्रोसेस वर्तमान में इसी प्रकार से चल रहे। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दिल्ली सरकार की भूमिका कमजोर हो सकती है, क्योंकि मंत्री और अधिकारी केंद्रीय नियंत्रण में होंगे, मंत्री खुद केंद्रीय नियंत्रण में कार्य करेंगे। यानी हम एक चीज कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर काम करे तो इसका मतलब है राज्य यानी प्रशासनिक व्यवस्था कैसे संभाल पाएंगे, यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि केंद्रीय नियंत्रण के अकॉर्डिंग है। तो सत्ता का क्या हो रहा है, यहाँ पर केंद्रीकृत हो रहा है। यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध जाने का मतलब हो गया कि राजतंत्रीय प्रक्रिया की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। तो ये विधेयक एक प्रकार से राजतंत्रीय प्रावधान के अकॉर्डिंग भी कहे जा सकते हैं। अधिनियम में उठाए गए प्रावधानों को संविधान के बुनियादी सिद्धांत खिलाफ माना जा सकता है, विशेष रूप से लोकतांत्रिक प्रशासन और दिल्ली सरकार के अधिकारों के संदर्भ में। मान लो कि चुनाव चल रहे, हो सकता है जिसकी भी सरकार बने, लेकिन कैसे कार्य कर पाएगी ये महत्वपूर्ण बात सवाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संग्रहण अधिनियम 2023, डिजिटल व्यक्तिगत यानी पर्सनल डेटा रिजर्वेशन एक्ट है वो कौन सा, 2023 के कथन पर विचार करना है। ये अधिनियम व्यक्ति की मृत्यु या अयोग्यता की स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को नामित करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही है, ये अन्य व्यक्ति को भी उसके स्थान पर नामित कर सकता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत डेटा का भारत से बाहर ट्रांसफर निषेध है। ये लाइन गलत है, क्योंकि आपकी जो डेटा है व्यक्तिगत डेटा है भारत से बाहर भी ट्रांसफर की जा सकती है, यानी भारत से बाहर भी आपके जो पर्सनल डेटा है वो भेजे जा सकते हैं। तो इसमें कथन पूछा गया कौन सा कथन सही है, उसमें से सही कथन कौन सा हुआ, केवल एक कथन सही। आइए जानते डिटेल से। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संग्रहण अधिनियम 2023 वह व्यक्ति डेटा की सुरक्षा और व्यक्तियों के गोपनीयता की रक्षा करने का उद्देश्य रखता है। यानी अधिनियम लाया गया है, लिखा तो इसमें यह है कि व्यक्तियों की डेटा की सुरक्षा करेंगे और गोपनीयता की रक्षा करेंगे, लेकिन विदेश ट्रांसफर की बात करें तो उसमें महत्वपूर्ण बात आती है। यानी कहने का मतलब है कि आपकी जो व्यक्तिगत डेटा है सरकार के पास में तो रहेंगे, सरकार किस तरीके से हाँ उसका गलत प्रयोग नहीं करके सकारात्मक प्रयोग करने की बात इसमें कही गई है। डेटा प्रोसेसिंग यानी संग्रहण, उपयोग और साझा करने के मामलों में कवर करता है, उन नियमों को स्पष्ट करता है जिनका पालन डेटा प्रोसेसिंग करने वाले संगठनों डेटा फिड्यूशियरी को करना होता है। इसका उद्देश्य डिजिटल डेटा के माध्यम से होने वाले डेटा चोरी और गोपनीयता के उल्लंघन से बचाव करना, इसलिए अधिनियम लाया गया है। इसमें प्रमुख प्रावधान क्या है, इसमें एक तो डेटा प्रिंसिपल के अधिकार, यानी आपके खुद के व्यक्तिगत डेटा है तो उसके मालिक है जो डेटा का मालिक होता है, यानी डेटा प्रिंसिपल जो डेटा का मालिक होता है को अपनी जानकारी प्राप्त करने, डेटा को सुधारने और हटाने का अधिकार है। यानी इसके माध्यम से खुद अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, अपने पास बचा के रख सकते हैं। यह अधिकार व्यक्ति की मृत्यु या अयोग्यता की स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को नामित करने की अनुमति देता है। कोई व्यक्ति अपने डेटा को ट्रांसफर करवा सकता है या डिलीट भी करवाने का अधिकार रखता है। डेटा फिड्यूसरी की जिम्मेदारियां,
डेटा प्रोसेसिंग संस्थाओं को सुनिश्चित करना होगा कि डेटा सही और सुरक्षित है, यानी जो संस्थाएं जुड़ी होती है कि डेटा सही और सुरक्षित हाथों में है, ये बात उनको ये बात साबित यानी सुनिश्चित करनी होगी। डेटा उल्लंघन की स्थिति में डेटा फिड्यूसरी को प्रभावित व्यक्तियों और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को सूचित करना होगा। ठीक है, उल्लंघन होने पर बताना होगा। सहमति, व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग केवल वैध उद्देश्यों के लिए ही होगी। व्यक्तियों के पूर्व सहमति ली जाएगी। कुछ मामलों में सहमति की आवश्यकता नहीं होगी, जैसे सरकारी सेवाओं के लिए, चिकित्सा आपातकालीन स्थिति में। एक चीज बताऊं कि आर्टिकल अपना है 21, आर्टिकल 21 क्या कहता है? यह निजता का अधिकार देता है, निजता का अधिकार यानी प्राइवेसी का अधिकार। और प्राइवेसी के अधिकार के तहत ही आपको याद हो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जो आधार कार्ड हर जगह डेटा के तौर पे उपयोग किया जाता था, उसका भी हमने हर जगह उपयोग के लिए अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो आपकी निजता के अधिकार में डेटा भी किस में आती है? आपके निजी अधिकार में कुछ जानकारी आती है। लेकिन सवाल ये कि जब भी आपके डेटा का उपयोग किया जाएगा तो आपसे परमिशन ली जाएगी, लेकिन कुछ मामलों में आपके परमिशन या सहमति की आवश्यकता नहीं। कैसे? सरकारी सेवाओं के लिए, चिकित्सा आपातकालीन स्थितियों में इनका प्रयोग किया जा सकता है। कुल मिला के आपके डेटा आपके अधिकार से बाहर भी जा सकते हैं। बच्चों का डेटा, बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करने के लिए विशेष सावधानी बरती जाएगी। ऐसा प्रोसेसिंग नहीं की जाए जिससे बच्चों की भलाई के लिए हानिकारक हो, यानी इस प्रकार से डेटा का प्रयोग नहीं होगा। विभिन्न प्रकार के डेटा फिड्यूसरी, कुछ संस्थाओं को सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी के रूप में चिन्हित किया जाएगा, जिनके पास अतिरिक्त जिम्मेदारियां होगी। डेटा प्रोटेक्शन अधिकारी की नियुक्ति और प्रभाव आकलन। क्रॉस बॉर्डर डेटा, ये महत्वपूर्ण लाइन है डिजिटल एक्ट की कि आपका जो डेटा है वो क्रॉस बॉर्डर यानी एक देश से दूसरे देश में भेजे जा सकते हैं या नहीं भेजे जा सकते। व्यक्तिगत डेटा का भारत से बाहर ट्रांसफर केवल सरकार द्वारा निर्धारित देशों तक ही सीमित होगा। जो देश बैन है, जो हमारे शत्रु देश है, उन देशों में इनको नहीं भेजा जाएगा। सरकार खुद भेजेगी जहां पर भेजा जा सकता है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, एक राष्ट्रीय डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन किया जाएगा जो डेटा उल्लंघन के मामलों में जांच करेगा और दंड भी लगाएगा। प्रभाव क्या है? इसका उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा, व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करना, उपभोक्ताओं को अपने डेटा पर अधिक नियंत्रण देने का अवसर प्रदान करेगा, संस्थाओं को कड़ी सुरक्षा उपायों के पालन के लिए बाध्य करेगा। मैं एक चीज बताऊं आपको, आप आजकल जैसे मान लो कि आप आधार कार्ड बनाते हो, आप पैन कार्ड बनाते हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड या डिजिटल जितने, मान लो कि आजकल तो राशन कार्ड भी डिजिटल है, तो राशन कार्ड बनाते हो या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हो, आप कोई सी भी प्रकार की आईडी बनाते हो, वोटर आईडी बनाते हो, तो हर चीज आज डिजिटल तौर पे जुड़ी हुई है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसका मतलब आपके मोबाइल नंबर, आपके बैंक डिटेल, आपका परिचय पत्र, आपका आईडी कार्ड, सारी चीजें, आपके जानकार क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कितनी आमदनी है, सारी पूरी डेटा आपके आजकल क्या है? ऑनलाइन है। तो सवाल ये बनता है कि सारी डेटा आपके ऑनलाइन है, तो उन डेटा का प्रयोग सरकार के पास तो सारी चीजें हैं, एजेंसियों के पास में सारी चीजें हैं, तो उनका अगर उल्लंघन होता है तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले बात है, अगर उल्लंघन किया जाता है तो सरकार किस हद तक उसको दूसरे देशों में बेच भी सकती है, यानी किसी आर्थिक सुविधा के लिए, किसी सामाजिक, किसी मान लो कि अपने जो देशों से हमारी साझा होती है सूचनाएं, उन देशों के साथ में लेन देन भी डेटा का हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को आपके लिए जानना जरूरी है, ये बात इससे संबंधित है। इसके लागू होने के डिजिटल सुरक्षा में वृद्धि हो सकती है, लेकिन सरकारी संस्थाओं, डेटा प्रोसेसिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कुछ छूट दिए जाने से गोपनीयता संबंधित जो चिंताएं हैं वो उत्पन्न होती है। बड़ी बात ये कि हम एक तो कह सकते हैं कि चलो हमारी सुरक्षा हो रही है डेटा की हर जगह, ये बात तो प्रोसेस है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कुछ छूट दिए जाने की बात की गई है, दूसरे देशों के साथ साझा करने की बात की गई है, तो क्या गारंटी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए जितने सदस्य हैं वो हमारे डेटा को सुरक्षित रख पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमने एजेंसी और लोगों को पकड़ते हैं जो हमारे डेटा को दूसरे देशों में, यानी एक बड़े तौर पे इनका डेटा का व्यापार करते हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या सरकार इसके लिए रोक पाएगी? क्या ये एजेंसियां जहां जिनको दिए जा रहे हैं वो एजेंसी इनको सुरक्षित रख पाएगी? ये सबसे बड़ी बात है। तो ये चिंता जरूर उत्पन्न इसमें होती है। भारतीय नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल वातावरण प्रदान करेगा, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कुछ जटिलताएं और चुनौतियां बहुत ज्यादा रहेगी इसमें। ठीक है,
दूरसंचार विधेयक 2023 भारतीय दूरसंचार में किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया, यानी ये विधेयक तो 2023 में आया था, लेकिन ये पारित करने का प्रावधान है 2024 में हुआ था। क्या कारण है इसमें? तो दूरसंचार विधेयक के लिए एक तो याद रखना, पारदर्शी बनाने के लिए उद्देश्य से लाया गया, प्रतिस्पर्धिता के लिए लाया गया, उपभोक्ताओं केंद्रित, यानी ये एक प्रकार से जो बिल है उपभोक्ता केंद्रित वित्त है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। विधेयक 2023 की बात करें, दूरसंचार विधेयक 2023 भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और उपभोक्ता केंद्रित बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया। ये विधेयक दूरसंचार सेवाओं से संबंधित मौजूदा कानूनों में सुधार लाने का प्रयास करता है। ये दूरसंचार के संचालन, नियमन और निगरानी को एक नया ढांचा प्रदान करता है। आपको याद होता TRAI, ये महत्वपूर्ण इसके क्षेत्र में सेवा प्रदाता में काम करता है। प्रावधान के राइट ऑफ वे सार्वजनिक और निजी संपत्ति दोनों पर विवादों को कम करने पर मदद करेगा। दूरसंचार मानक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारत के प्रौद्योगिकी विकासकर्ताओं को बढ़ावा देने के लिए यह अधिनियम दूरसंचार सेवाओं, दूरसंचार नेटवर्क, दूरसंचार सुरक्षा आदि के लिए मानक और अनुरूपता मूल्यांकन उपाय निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और उपभोक्ताओं को उनके खर्च के अनुसार बेहतर सेवाएं मिलेगी। डिजिटल अवसंरचना के विस्तार में समग्र आर्थिक विकास में योगदान होगा, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में ये होगा। नया नियामक ढांचा दूरसंचार क्षेत्र में बेहतर निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा, जिससे उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। इस विधेयक का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक डिजिटल हब बनाना, ये महत्वपूर्ण बात है। डिजिटल भारत को वैश्विक डिजिटल हब बनाना इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य रहेगा, और भारतीय दूरसंचार क्षेत्र उपभोक्ताओं को दोनों को लाभ देना इसका उद्देश्य रहेगा। संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश संशोधन विधेयक 2024 किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में नए जनजातियों को शामिल करने के लिए है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये आंध्र प्रदेश की कुछ जनजातियां, उनको शामिल करने के लिए विशेष ये अधिनियम लाया गया है। ठीक है, ये संशोधन किया गया है। अब इसकी कुछ जानकारी की बात कर लेते हैं। संविधान संशोधन की बात करें, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन 2024 ये क्या करता है? 1950 के आदेश को संशोधित करता है। इस विधेयक में अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 में संशोधन करना है, जो विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, अनुसूचित जातियों की सूची में क्या करता है? बदलाव करता है। यानी जो अनुसूचित जनजातियां हैं उन जनजातियों में ऐड करना या इससे बाहर निकालने का कार्य ये करता है। ये विधेयक आंध्र प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में नए जनजातियों को शामिल करने के लिए है। ठीक है, दूसरी बात, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव इसका इन जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता मिलने से उन्हें सरकारी योजनाओं का, यानी जैसे मान लो कि और अनुसूचित जनजातियों में तो सरकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ मिलेगा, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों में आरक्षण वगैरह, इनको छूट मिलेगी, यानी एक विकास का अवसर इनको मिलेगा। जनजातियों के लिए सामाजिक रूप में न्याय संगत स्थिति प्राप्त होगी, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरकारी योजनाओं में इन जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों के माध्यम से उनका अधिक प्रतिनिधित्व होगा, जिससे उनके विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये जो आंध्र प्रदेश की जनजातियां शामिल की गई है, वो जनजातियां कौन से है? तो वो जनजातीय बोंडो पोरजा, ये आंध्र प्रदेश की बहुत प्राचीन जनजाति है। बोंडो पोरजा, कोंड पोरजा और कोंडा सावरस, ये जनजातियां हैं जो आंध्र प्रदेश की और इस अनुसूची में शामिल की गई है। ठीक है, प्रभाव क्या है? इन प्रभाव ये कि मान्यता मिलेगी जैसे, तो उनको जो भी स्वास्थ्य, रोजगार, इन विकासात्मक कार्यक्रमों में इनको आरक्षण मिलेगा। पहला काम तो ये, इन जनजातियों को सामाजिक रूप से न्याय संगत स्थिति प्राप्त होगी, जिससे सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरकारी योजनाओं में जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों के माध्यम से क्या होगा? उनका प्रतिनिधित्व में विकास होगा और उनके विकास को बढ़ावा मिलेगा।
अगला बिल आता है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 भारतीय जल संसाधनों की सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और जल के अनुप्रयोगों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लाया गया। ये विधेयक जल प्रदूषण के खिलाफ कड़े कदम उठाने का प्रस्ताव करता है। इसे बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए इनके प्रावधानों को शामिल किया गया। मुख्य प्रावधान इसमें निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए नई दिशा निर्देश जारी करना, न्यायिक अधिकारियों का गठन करना, जो प्राधिकार है न्यायिक क्षेत्र में उनका गठन करना, प्रदूषण के लिए दंडात्मक प्रावधान यानी जैसे प्रदूषण ज्यादा फैलाते हैं उनके लिए दंड का प्रावधान, पर्यावरण संरक्षण कोष में दंड जमा करवाना, न्यायिक अपील और निवारण की प्रक्रिया में सुधार करना इनका प्रमुख प्रावधान है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023। जम्मू कश्मीर जैसे मान लो कि जो सीटों का मान 2019 में जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर इसमें धारा 370 हटाने की बात हुई और उसके तहत हमने धारा 370 भी हटाया और जम्मू कश्मीर को एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया। अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर के 2 भाग कर दिए केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे। अब सवाल ये बनता है कि वहां पर विधानसभा सीटें, वहां पर लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें और जो भी सीटों का आकलन है उसमें आरक्षण का क्या प्रावधान कैसे किया गया, ये पुनर्गठन उससे संबंधित है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने, महिलाओं के लिए सीटों में आरक्षण की व्यवस्था, अन्य संवैधानिक संशोधन के लिए प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक 2019 में पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन करता है। जो 2019 में एक्ट 2019 में संशोधन किया गया था उसमें एक और संशोधन करने का प्रावधान इस बिल में है। मुख्य बिंदु क्या है, तो सीटों की संख्या में वृद्धि। सीटें कितनी, 83 से बढ़कर, यानी 83 पहले थी 7 प्लस कर दी तो सीटों की संख्या कितनी हो गई, 90। और आपको पता होगा हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा के सीटों के चुनाव हुए, कितनी सीटों पर हुए, 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। आरक्षित सीटें, विधेयक में अनुसूचित जातियों एससी के लिए 7 सीटें, एससी के लिए कितनी सीटें, 7 सीटें, एसटी के लिए कितनी सीटें, तो 9 सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है इसमें। महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण यानी महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटों पर आरक्षण का प्रावधान इसमें सुनिश्चित किया गया है। और एक चीज विशेष और है, कश्मीरी प्रवासियों और विस्थापितों के लिए उचित सीटें नामांकन की व्यवस्था भी करने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। ठीक है, निष्कर्ष से निकलता है कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाना, आरक्षित वर्गों के अधिकारों को सशक्त बनाना और प्रदेश के राजनीतिक ढांचे में संतुलन लाने का प्रयास इसमें किया गया है। और ये क्या करता है, विधेयक 2023 जो है बिल, राज्य की विधानसभा संरचना को महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव करता है, जिसमें आरक्षण व्यवस्था को मजबूत किया गया और महिलाओं को विशेष अधिकार इसके माध्यम से निश्चित किए गए। एक आता है भारतीय वायु विधायक विधेयक 2024। वायुयान जो है ना एयर सिस्टम से, उनके लिए भारतीय वायुयान विधायक विधेयक 2024 भी लाया गया हाल ही में संसद में 2024 में। उसमें वायुयान विधेयक 2024 का उद्देश्य नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुरक्षा, संचालन और नियमों में सुधार करना। विधेयक केंद्र सरकार संबंधित एजेंसियों को नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अधिक प्रभावी रूप से काम करने की शक्तियां प्रदान करता है। उद्देश्य क्या है इसमें, तो नियम और सुरक्षा विधेयक के तहत सरकार को नागरिक उड्डयन संचालन, सुरक्षा, एयर ट्रैफिक नियंत्रण के नियमों को स्थापित करने का अधिकार प्राप्त होगा। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जिम्मेदारियां बढ़ाई गई है। दुर्घटना की बात करें तो AIB विमान दुर्घटनाओं की जांच करेगा और रिपोर्ट भी तैयार करेगा। इसमें केंद्र सरकार की शक्तियां इसमें बात करें तो केंद्र सरकार विमान सुरक्षा और एयरलाइनों के संचालन पर निगरानी रखने की शक्तियां प्रदान की, यानी केंद्र सरकार को यहां पर सीधी तौर पे बात करें तो कुछ शक्तियां प्रदान इसके माध्यम से की गई है। आपराधिक दंड और अपील, नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान इसमें किया गया है। प्रभाव क्या बढ़ेगा, तो इस क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, एयरलाइंस को बेहतर संचालन और सुरक्षा के लिए लोगों विश्वास बढ़ेगा कि एयरलाइन ढंग से संचालित हो रही है। और भारतीय इसकी हम बात करें तो विमानन सुरक्षा संचालन नियमन को महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद इससे है। हवाई यात्रा के अनुभव को सुधार होगा, भारत को वैश्विक विमान उद्योग को मजबूत स्थान मिलेगा इसमें। फिर भारतीय न्याय संहिता 7 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 7 है भारतीय न्याय संहिता
2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको याद होगा कि भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम 2023 आए थे। उनको हमने तीनों को ही हमने क्या किया, 1 जुलाई 2024 में भारत में क्या कर दिया, लागू कर दिया। यानी आईपीसी जो हम बोल सकते हैं कि भारतीय, मान लो कि इंडियन जो स्तर पे हम बात करें तो आईपीसी 1860 था, उसके स्थान पे इनको प्रतिस्थापित किया गया और नए रूप से लागू किया गया। कुछ संशोधन इसके माध्यम से किए गए, उनकी बात हम करते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी यानी जो दंड संहिता 1860 था, उसके स्थान पे न्याय संहिता 2023 लागू किया, बस नाम चेंज किया, इसमें कुछ प्रावधान भी चेंज हुए। का प्रतिस्थापन करने के लिए प्रस्तुत की गई है, बिल्कुल सही बात है। इसके तहत शामिल नवीन अपराधों में केवल विवाह करने के झूठे वादे को शामिल किया गया। बिल्कुल ये गलत बात है, ठीक है, पहली बात तो सही है। इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो सही नहीं पूछा है तो सही नहीं तो कौन सा हो जाएगा, दूसरा भाग इसमें सही नहीं है। विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी बहुत सारे प्रावधान इसमें शामिल किए गए, झूठे से यानी ठग से संबंधित, झूठ से संबंधित इसकी कुछ बातें भी और भी है। इसके मामले में ठग को माने धारा 370 को तो हमने 310 को हटा दिया है। न्याय संहिता 2023 की थोड़ी सी बात करें तो देखो, न्याय संहिता द्वितीय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता का प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तुत की गई है। ये बात से 100% आपके क्वेश्चन बनेंगे और ये आम जीवन से जुड़ी हुई चीजें होती है, इसके प्रश्न आपको याद रखने जरूरी है। इससे 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था और इसे स्टैंडिंग कमेटी द्वारा संशोधित कर 12 दिसंबर 2023 को फिर से प्रस्तुत किया गया। 12 दिसंबर 2023 को एक बार फिर से, यानी जो कमेटी थी उन्होंने इस पर रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद में इसको फिर से शुरू किया गया, ठीक है। इससे संहिता का उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी समावेशी बनाना। भारतीय न्याय संहिता की बात करें 2023 में, इसमें प्रावधान क्या है तो देखो, इसको हम शॉर्ट में तो बोलते हैं, भारत का मतलब बी, न्याय का मतलब एन और संहिता का मतलब एस, बीएनएस। पहले आईपीसी बोलते थे, अब बीएनएस 2023 बोलते हैं इसको। ये भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित करता है, जिसमें 358 धाराओं, आईपीसी में 511 थी, जबकि अब कितनी है इसमें तो 358 धाराएं। कुछ धाराएं चेंज की गई, कुछ नए जो जोड़ी गई, कुछ में संशोधन किया गया, कुछ शामिल किया गया। आईपीसी के अधिकांश प्रावधानों को बनाए रखा गया, नए प्रावधानों को पेश किया गया, न्यायालय द्वारा बाधित अपराधों को समाप्त किया गया और विभिन्न अपराधों के लिए दंड को बढ़ाया गया। देखो क्या चेंजेस, बदलाव इसमें किए गए। एक तो देखो, विवाह का वादा शामिल नए अपराध कौन से, ये महत्वपूर्ण बात है। विवाह करने के झूठे और मिथक वादे को अपराध। अब कोई ये कह देना कि विवाह करेंगे और विवाह के इसके चक्कर में मान ली शारीरिक संबंध बना लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में झूठा वादा अगर किया है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए अपराध का प्रावधान, यानी अपराध घोषित है। वो झूठा वादा करते हैं विवाह का, वो भी अपराध में माना गया। मॉब लिचिंग और हेट क्राइम के कारण होने वाली हत्याओं से जुड़े अपराधों को संहिताबद्ध किया है, यानी भीड़ के द्वारा किसी को मार देना, इस प्रकार के हेट क्राइम में जो भी आते हैं, इनके कारण जो घटनाएं होती हैं, इनको भी इसमें शामिल किया गया। सामान्य आपराधिक कानून अब संगठित अपराध और आतंकवाद को कवर करता है और यूएपीए की तुलना में बीएनएस को आतंक का वित्त पोषण करना शामिल है। यूएपीए एक गैर आतंकी गतिविधियां हैं जो आतंकवाद से जुड़ी होती है, ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों को कवर करने की बात है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये भी इसमें आतंक का वित्त पोषण करना शामिल माना है। आत्महत्या का प्रयास किसी भी लोक सेवक को आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या मजबूर करने के आशय से आत्महत्या करने के प्रयास करने को अपराध माना गया। आत्महत्या का करने को प्रयास करता है तो वो भी एक प्रकार का अपराध है। सामुदायिक सेवा, इसमें चिकित्सा सेवा, सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में जोड़ा गया, ठीक है, ये चीज। अब देखो, विलोपन किसका किया गया, विलोपन की अगर हम बात करें तो एक जैसे मैं एक घटना की बात करूं तो अप्राकृतिक यौन अपराध, यानी इसको हम सीधे तौर पे कह सकते हैं अप्राकृतिक यौन अपराध की धारा थी कौन सी, तो इसमें धारा आईपीसी की धारा 377, यानी आईपीसी की धारा 370 जो अन्य अप्राकृतिक यौन गतिविधियों के बीच समलैंगिकता को अपराध मानती थी, पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। जैसे मैं एक चीज बात करूं कि कुकर्म जो होते हैं,
जैसे अपने कुचामन सिटी में एक हॉस्टल में देखने को मिला था इस प्रकार का कुक्रम। तो इस प्रकार की घटनाएं जो है, इस प्रकार की घटनाएं जो अगर, हाँ पहले भी इसमें मामला इसमें आया था, इस प्रकार की घटनाएं धारा 370 में आती है। और धारा 370 में इस घटना को हानि यानी वर्तमान में क्या कर दिया है, 1 जुलाई 2024 से इसको विलोपित कर दिया, यानी इस प्रकार के कुक्रम अब हो सकते, इसकी बात मान्यता दी गई है इसमें। ठीक है। व्यभिचार, शीर्ष न्यायालय के फैसले के अनुरूप व्यभिचार का अपराध हटा दिया गया है। शीर्ष न्यायालय के फैसले के अनुरूप व्यभिचार का अपराध को भी हटा दिया गया। ठगी यानी जैसे आईपीसी की धारा 310 को पूर्ण रूप से हटा दिया गया। कोई व्यक्ति ठगी करता है, मान लो कि झूठ बोलकर किसी प्रकार का कार्य, तो ठगी की धारा किससे संबंधित थी, धारा 310 से संबंधित थी। या मान लो कि देखो मुख्य रूप से ये धारा, एक तो मैं जैसे बात करूं तो ठगी से संबंधित थी, ये डकैती से संबंधित थी। डकैती यानी किसी भी लूटने का प्रयास, मारकर लूटने का प्रयास, यानी इस प्रकार की रंजिश करना या इस प्रकार की प्लानिंग करना कि किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को किसी ठगी का शिकार बनाना, सोच समझ के प्लानिंग करना, ये सारी चीजें इसमें थी। तो इसको क्या कर दिया, मान लो कि जैसे मान लो कि किसी परिवार को, किसी घर को लूटना हो, डकैती करनी हो, और ऐसी स्थिति में अगले को मारकर डकैती करनी हो, तो ऐसी घटना की अगर हम बात करें तो ये 310 में आया करती थी। ये महत्वपूर्ण, इसमें मृत्यु दंड तक का प्रावधान था। 310 में मृत्यु दंड तक का प्रावधान था, जिसे पूर्ण रूप से क्या कर दिया है, निरसित कर दिया है। लैंगिक तटस्थता, बच्चों से संबंधित कुछ कानूनों में लैंगिक तटस्थता लाने के लिए संशोधित किया गया है। अन्य संशोधन की बात करें, जैसे फेक न्यूज, झूठी और भ्रामक जानकारी प्रकाशित करना एक अपराध है। राजद्रोह व्यापक परिभाषा देते हुए नए नाम देशद्रोह के नाम से पेश किया गया, संशोधन किया, ये ध्यान रखना। पहले राजद्रोह का केस होता था, अब देशद्रोह नाम शब्द कर दिया गया उसका। अनिवार्य न्यूनतम सजा, कई प्रावधानों में अनिवार्य न्यूनतम सजा निर्धारित की गई है, जो न्यायिक विवेक के दायरे को सीमित करती है। ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, श्रेणीबद्ध जुर्माना, यानी जितनी नुकसान हुआ है उसके अनुरूप जुर्माना लगाने का प्रावधान इसमें। लापरवाही से मौत, लापरवाही से मौत की सजा को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया। और डॉक्टर अगर लापरवाही करके किसी को मार देते हैं तो ऐसी स्थिति में 2 वर्ष की कैद की सजा का प्रावधान इसमें हुआ है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा झुंझुनू में एक घटना हुई थी कि मानो कि एक व्यक्ति था जिसकी पोस्टमार्टम करने के बाद में वापस वो जीवित हो गया और लगभग 24 घंटे तक जीवित रहा था। अब सवाल ये है कि डॉक्टर ने यहाँ पर क्या किया था, तो डॉक्टरों की लापरवाही थी। तो इस प्रावधान की अगर हम बात करें तो डॉक्टर को भी यहाँ पर 2 वर्ष की सजा का प्रावधान हो सकता था कि लापरवाही से मौत हुई है किसी की। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और साक्ष्य अधिनियम 2023, तीनों एक साथ लागू हुई है। इसको बोलते हैं BNSS 2023। इन्होंने किसकी जगह लिए, तो सीआरपीसी 1973 को प्रतिस्थापित किया। इसमें 571 धाराएं हैं, जिनमें से 177 धाराएं संशोधित और 9 नई धाराएं इसमें जोड़ी गई है। 14 धाराएं इसमें निरसित की गई है, यानी इसमें बहुत सारा बदलाव इसमें किया गया है। मुख्य प्रावधान के न्यायालयों के पदानुक्रम, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेटों की विशिष्टता और भूमिका को समाप्त कर दिया। अब सब समान है इसमें, विशिष्ट को यानी एक वरिष्ठ और एक जूनियर, ये सीनियर वाला मामला था इसमें। इलेक्ट्रॉनिक मोड पर अनिवार्य उपयोग, जांच, पूछताछ और परीक्षण के चरणों में। विचाराधीन कैदियों को हिरासत, गंभीर अपराधों के लिए आरोपियों के लिए व्यक्तिगत जमानत पर रिहाई को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसमें निगरानी का विकल्प, किसी आरोपी को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है। इसके बजाय यदि आरोपी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने में विफल रहते हैं तो पुलिस सुरक्षा जमानत की मांग कर सकती है। ठीक है। गिरफ्तारी अगर बात, गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है, इसके बजाय यदि आरोपी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने में विफल रहते हैं तो पुलिस सुरक्षा जमानत की मांग कर सकती है। सामुदायिक सेवा की परिभाषा, वह कार्य जिससे अदालत किसी दोषी को सजा के रूप में करने का आदेश दे सकती है जिससे समुदाय को लाभ होता है, इसके लिए वह किसी परिश्रमिक या हकदार नहीं होगा। यानी अदालत किसी को दोषी की सजा के रूप में, यानी जैसे मान लो कि किसी एक को सजा
एक व्यक्ति जैसे बहुत ज्यादा परेशान करता था पूरे मोहल्ले को, तो उसको अगर सजा देने से पूरा मोहल्ला ठीक है, उसको फायदा मिल रहा है, तो अदालत ऐसा कार्य कर सकती है। ठीक है। शब्दावली का प्रतिस्थापन, यानी इस सामुदायिक परिभाषा सेवा की परिभाषा दी है, इसमें ध्यान रखना। शब्दावली का प्रतिस्थापन अधिकांश प्रावधानों में मानसिक बीमारी का स्थान विकृत चित्त ने ले लिया है। अधिकांश प्रावधानों मानसिक बीमार होने का स्थान है विकृत चित्त ने यहाँ पर स्थापित शब्दावली को प्रतिस्थापित किया है। दस्तावेजीकरण प्रोटोकॉल वारंट के साथ बिना तलाशी के लिए अनिवार्य ऑडियो वीडियो दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होती है। यानी वारंट के साथ बिना तलाशी के लिए अनिवार्य ऑडियो वीडियो दस्तावेज की आवश्यकता, जिसमें रिकॉर्ड की गई सामग्री तुरंत मजिस्ट्रेट को सौंपी जाती है। मुद्दे क्या है? शुरुआती 40 या 60 दिनों के भीतर 15 दिनों की पुलिस हिरासत की अनुमति दी जाएगी। शुरुआत के 40 से 60 दिनों के भीतर 15 दिनों की पुलिस हिरासत इसमें शामिल है। ठीक है। यह पुलिस हिरासत की मांग करते समय जांच अधिकारी को कारण बताने का आदेश नहीं देती। यानी पुलिस हिरासत की मांग करते समय जांच अधिकारी को कारण बताने का आदेश नहीं देती, यानी बिना कारण के भी जांच इसमें हो सकती है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के फैसलों और NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दिशा निर्देशों के विपरीत गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी के उपयोग की अनुमति देती है। यानी एक तो अनुच्छेद 21 कहता है कि हथकड़ी के प्रयोग की आवश्यकता नहीं, यानी अगला खुद चल रहा है तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी के उपयोग की अनुमति ये देती है धाराएं इसमें। ठीक है। तो यानी के नियमों के विरुद्ध भी इसमें उस न्यायालय के फैसलों, देखो उच्चतम न्यायालय के फैसलों, उच्चतम न्यायालय का फैसला है कि किसी व्यक्ति को हथकड़ी का अधिकार नहीं है, नहीं लगा सकते हथकड़ी किसी प्रकार से, लेकिन NRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के निर्देश भी इस प्रकार के हथकड़ी नहीं लगा सकते, लेकिन कानून में यह बनाया कि गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी लगाने की अनुमति देती है। यानी कोर्ट के फैसले के विरुद्ध यह अधिनियम आया है और मानवाधिकार आयोग के अधिक विरुद्ध यह अधिनियम आया है। एकाधिक आरोपों के मामले में अनिवार्य जमानत का दायरा सीमित है। अनिवार्य जमानत का दायरा भी इसमें सम्मिलित है। छठा क्वेश्चन देखो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये विधेयक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कुछ नए प्रावधानों को शामिल करने का प्रस्ताव करता है। बिल्कुल 1872 में कुछ चेंज किया है, साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया नाम तो इसका ना। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पारंपरिक कागजी दस्तावेजों के समान कानूनी दर्जा दिया गया। बातें तो दोनों ही सही है। अब पहले तो क्या होता है कि आपके पास में कोई रिकॉर्डिंग की हुई है तो आप दस्तावेज के तौर पे सबमिट नहीं कर सकते, अब कर सकते हो दस्तावेज के तौर पे। भारतीय न्यायिक प्रणाली में साक्ष्य से संबंधित कानूनों में सुधार करने के लिए प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य साक्ष्य के संग्रहण, प्रस्तुति और जांच की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना। कि विधेयक साक्ष्य अधिनियम 1872 में कुछ नए प्रावधानों को शामिल करने का प्रस्ताव करता है। बरकरार प्रावधान तो कौन से? कानूनी कार्यों में शामिल पक्षकार केवल स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं, जो अस्वीकार्य उसकी जरूरत नहीं है। यदि साक्ष्य दी गई परिस्थितियों में उचित कार्यवाही का समर्थन करता है तो न्यायालय द्वारा साबित तथ्यों को स्वीकार किया जाए। पुलिस की स्वीकारोक्ति आमतौर पर तब तक अस्वीकार्य होती है जब तक कि उसे मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज न किया जाए। ये तो सेम टू सेम वही बात है। बदलाव क्या किए? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पारंपरिक कागजी दस्तावेजों के समान, यानी अब जैसे मान लो कि हम एक चीज कहते हैं कि हम किसी का लिखित प्रमाण पत्र लाए, तो अब आप रिकॉर्ड भी करके उसका भाषा, मान लो जैसे आपने बयान है एक लिख कर उसके सिग्नेचर करवा के लाओ, अब उसका अगर आपने उसका बयान रिकॉर्ड करके भी कोर्ट के सामने दे दिया तो भी वो क्या होगा? मान्य होगा। मेमोरी और संचार उपकरणों में संग्रहित डेटा को शामिल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मौखिक साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने की अनुमति। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में द्वितीयक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संयुक्त मुकदमे का अर्थ है एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना। कई व्यक्तियों का मुकदमा, जहां एक आरोपी ने गिरफ्तारी वारंट का जवाब नहीं दिया तो संयुक्त मुकदमा माना जाएगा, एक ने नहीं दिया तो सब पर लागू होना। मुद्दे प्रमुख क्या है इसमें? एक तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, तलाशी, जब्ती, जांच प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के संबंध में चिंताएं हैं। सबसे बड़ी बात है छेड़छाड़ हो सके, आजकल ऑडियो को रिमिक्स करना, चेंज करना, भाषण
आवाज किसी की आ रही है, बोला कुछ भी जा रही है, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। सामान्यतः दस्तावेज के रूप में स्वीकार्य होने हेतु इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एक प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित किया जाए। अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजों जिन्हें प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं हो सकती के रूप में वर्गीकृत करता है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। ये महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो एक चीज खास बात ये कि हमने जो 2024 में जो प्रमुख विधेयक लाए गए संसद के द्वारा, यानी मैं कहूं कि प्रमुख जो बिल लाए गए थे कभी 2024 में, किसमें, पार्लियामेंट में, उन बिलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, उन बिलों से संबंधित, यानी आपके अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई चीजें जानना चाहते हो तो ये प्रमुख 2024 के बिल, अधिनियम, विधेयक लाए गए थे जिस पर हमने चर्चा की। और यहां से 100% किसी भी एग्जाम में उठाने के देख लेना, प्रश्न आपको छपने देखने को मिलेंगे। आप इसी प्रकार से बने रहिए, मस्त और जबरदस्त तरीके से आप तैयारी करते रहिए। इसी प्रकार ताजा अपडेट और जानकारी के हमारे साथ जुड़े रहे। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथ।